पत्रकारिता की पढ़ाई करते हुए हमने एक बात सीखी थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। हर एक पत्रकार की समाज के प्रति जवाबदेही है और समाज के प्रति ही वो काम करेगा। एक जर्नलिस्ट किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होता, एक जर्नलिस्ट किसी पक्ष का हिस्सा नहीं होता। एक जर्नलिस्ट केवल और केवल पीड़ित पक्ष का आवाज बनता है, पीड़ित पक्ष की बात रखता है और उसकी सारी जवाबदेही समाज के प्रति ही होती है। बीती 11 तारीख को जो कुछ हुआ आपने ऑनलाइन उसे वायरल होता हुआ देखा। मेरी एक वीडियो का एक हिस्सा खूब वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए इस पत्रकार की भाषा और यह किस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट करना चाहता है। मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूं और मुझे जब कोफ्त होती है, मुझे दुख होता है उन ब्राह्मणों को देखकर जो ब्राह्मण समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण वो नहीं है जो जात पात करे। आज के समय का ब्राह्मण, मेरे जैसा ब्राह्मण जात पात से इनकार करता है, मेरे जैसा ब्राह्मण समाज में गैर बराबरी से इनकार करता है, मेरे जैसा ब्राह्मण पूरे समाज में कोई भी वंचित वर्ग है, कोई भी शोषित वर्ग है, कोई भी कमजोर वर्ग है, उसके मिलते हुए अधिकारों का कभी विरोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम एक ही मां की दो संतानें हैं। किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी संप्रदाय का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हमारा ही अपना भाई है, क्योंकि हम दोनों ही एक लोकतांत्रिक संविधान के तले अपना जीवन जी रहे हैं। पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में ही आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा और अपना भी पक्ष रखने की कोशिश करूंगा कि बीती 11 तारीख को आखिर हुआ क्या। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। बीती 11 तारीख को जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक प्रोटेस्ट हुआ यूजीसी के समर्थन में, यूजीसी की गाइडलाइंस को वापस लाने के लिए। वहां पर कुछ पत्रकार पहुंचे, वहां कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे जो कि बेहद शर्मनाक थे, जो कि पूरी तरीके से जातिवादी थे। लोगों को उनकी जाति को लेकर टॉन्ट कसे जा रहे थे। लिहाजा मैंने उस बात को सामने रखने की कोशिश की। मैंने अपने कैमरा पर्सन से कहा, कैमरा शुरू कीजिए और दिखाइए कि किस तरीके से आज भी पत्रकारिता में भी जातिवाद पनप रहा है, पत्रकारिता में भी किस तरीके से लोगों को बांटने की पत्रकारिता की जा रही है। एक महिला रिपोर्टर थी जिनका नाम मैं फिलहाल तक तो नहीं जानता हूं। उनका एक चैनल है ब्रेकिंग ओपिनियन, शायद वो उस पर काम करती हैं या फिर उनका खुद का चैनल है, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। उन्हीं महिला पत्रकार की बात सुनते हुए मैंने उनको जवाब देने की कोशिश की। जवाब इस तरीके से देने की कोशिश करी, मैंने शुरुआत इसी तरह से की कि आप किस तरीके की पत्रकारिता कर रही हैं। वो पूरा वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। और जो वीडियो का क्लिप वायरल किया जा रहा है वो पूरी वीडियो के अंत का क्लिप है, जहां पर मैं थोड़े रोष में आया और रोष में ही मेरे मुंह से कुछ बातें निकली जो नहीं निकलनी चाहिए थी। कुछ हिस्सा ऐसा था जो मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए था। बात को बेहतर तरीके से कहा जा सकता था, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जो बात वो महिला पत्रकार कह रही थी उस बात को कभी भी सही तरीके से नहीं कहा जा सकता। वो बात सरासर जातिवादी थी, मनुवादी थी। वो क्या बात थी मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन उस महिला पत्रकार की वीडियो का कुछ हिस्सा मैं आपको सुना जरूर सकता हूं। वो क्या क्या बात पूछ रही हैं वो भी मैं आपको सुना सकता हूं, जरा सुनिए। पानी नहीं मिला तो जिंदा कैसे हैं? यह बात हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जातिवाद था, हमारे देश में जातिवाद है और कई घटनाएं हमने पढ़ी, सुनी, समझी कि किस तरीके से दलित समाज के लोगों को सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, सार्वजनिक मटकों से पानी नहीं लेने दिया जाता था। एक ही समाज की हेजिमनी हुआ करती थी, लेकिन दलितों ने अपने कुएं खोदे, दलितों ने अपनी ताकत से, अपने भुजबल पे आज वो हासिल किया जो उनके पास है। संविधान के लागू होने से पहले तक एक सवाल सबके मन में आना चाहिए कि संविधान के लागू होने से पहले तक कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एक भी दलित छात्र क्यों नहीं था? और जो थे भी वो स्पॉन्सर्ड थे, वो राजाओं के द्वारा स्कॉलरशिप दिए गए थे। अगर उन्हें स्कॉलरशिप ना मिलती तो भी
वो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते थे। महाराज गायकवाड़, गुजरात के महाराज गायकवाड़ अगर बाबा साहब अंबेडकर को स्कॉलरशिप ना देते तब वे जाकर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते थे। ये बोल सकते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर तो उस समय वकालत पढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन हर किसी को वो समर्थन नहीं मिल पाया। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने उस समाज की लड़ाई लड़ी और समाज के हर वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ी। आगे वो क्या बोल रही हैं ये भी सुनिएगा। अच्छा, अभी आप बराबरी की बात कर रहे हो तो इंसान के साथ रिजर्वेशन छोड़ दो, आरक्षण छोड़ दो। मैडम से पूछा गया कि इंद्र मेघवाल के साथ जातिवाद किसने किया, तो मैडम के पास कोई जवाब नहीं था। जब मैडम से पूछा गया कि आप जातिवाद खत्म कर दीजिए, तो मैडम जवाब देती हैं कि आप रिजर्वेशन छोड़ दीजिए। अगर जातिवाद पहले आया तो पहले जातिवाद जाए ना। रिजर्वेशन तो एक समाज को सशक्त करने के लिए आया है, रिजर्वेशन किसी समाज को कमजोर करने के लिए नहीं आया। ब्राह्मणों से, अपर कास्ट से उनकी रोटी नहीं छीनी गई, बहुजन समाज को एक रोटी अतिरिक्त दी गई, एक मौका अतिरिक्त दिया गया। ब्राह्मण समाज से उनके मौके छीने नहीं गए। आज भी 50% जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें तमाम अपर कास्ट को जगह मिलती है 50% में, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी है कितनी? 15-20%। तब भी लोग कहते हैं कि हमारे ब्राह्मण समाज पर बड़ा कष्ट हो रहा है। मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मुझसे आज तक किसी ने मेरे नाम पर, मेरी जाति पर गाली नहीं दी, ना मेरे साथ इस बात को लेकर कभी भेदभाव हुआ। मेरे हर समाज में दोस्त हैं, हर समाज के दोस्त होते हुए भी एक बार भी मुझे अपना समाज नहीं याद दिलाया गया। और ये मैडम जो कहती हैं कि मुझे ब्राह्मण होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, मैंने उन्हें इसी बात पर सवाल किया, मैं भी ब्राह्मण हूं, आइए बात करते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने बात का जवाब नहीं दिया, वो चली गई। आरक्षण छोड़ दीजिए। क्यों लेके चलूं झाड़ू मटका? दलित समाज के कमर पर झाड़ू बांधी गई, उनके गले में मटका लटकाया गया। किसी ने बोल दिया कि अगर आप आज रिजर्वेशन हम छोड़ देंगे, आप जो हम पर अत्याचार हुआ आप झेल पाएंगी? झाड़ू मटका हम पर बांधे गए, क्या आप बांध पाएंगी? तो उन्होंने बोला क्यों, हम क्यों बांधे, आप बांधिए। यही जातिवाद है। इसीलिए इनको काउंटर करना जरूरी था, इसीलिए इनसे सवाल पूछने जरूरी थे। और उसके बाद वो लगातार ये टॉन्ट करते हुए कह रही हैं कि आपको भी पानी नहीं मिला क्या, आपको भी पानी नहीं मिला क्या। ये मैडम चाहती हैं कि अगर पानी नहीं मिला तो भैया मर क्यों नहीं गए। ये बेहद बेहद दर्दनाक बात है। आप अपनी मानवीयता खो चुकी हैं कि आप किसी के पानी न मिलने पर ये सोच रही हैं कि ये मर क्यों नहीं गए। कितने लोग और मर जाएंगे कि आपको लगेगा कि बहुत लोग मर चुके हैं। पायल तड़वी, रोहित वेमुला, ये तो कुछ नाम हैं जो हम जानते हैं। ऐसे सैकड़ों नाम जिनको हम पहचान भी नहीं सके, वो खबर भी नहीं बन पाए और यूनिवर्सिटियों में अपना दम तोड़ गए, ऐसे छात्रों के बारे में हम नहीं जानते। लेकिन मैडम इस बात को स्वीकार करने से इनकार करेंगी। और वो मोमेंट भी मैं आपको बताना चाहता हूं जहां पर मैं अपना आपा खो गया। कहां खो गया ये भी बताता हूं।
मुझे घेरा है। अरे हमारे ब्राह्मण बताइए किससे बात अरे करनी? तू ऐसे ये बात मैंने कही। उन्होंने बोला कि ब्राह्मण हूं इसीलिए मुझे घेरा गया है। मैंने कहा हम हैं ब्राह्मण, बात करिए आइए। कह रही थू हैं आप जैसे ब्राह्मण पर। यहां पर मैंने अपना आपा खो दिया जो कि नहीं खोना चाहिए था। यहां पर मैंने कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए जो कि नहीं किए जाने चाहिए थे, लेकिन इन महिला को अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों की कोई ग्लानि नहीं होगी, कोई पछतावा नहीं होगा, कोई गलती महसूस नहीं करेंगी ये। क्यों? क्योंकि ये लगता है इन्हें कि एक समाज है जिसको कभी पानी नहीं मिला तो वो समाज अभी तक जिंदा कैसे है। बड़ी कष्टकारी बात है। लेकिन आप ब्राह्मण महोदया, आप ये बात नहीं समझ पाएंगी कि इस देश का 90% वर्ग किस तरीके से अपनी जिंदगी जिया संविधान के आने से पहले, और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कि संविधान में दिए गए प्रावधानों को, एफर्मेटिव एक्शंस को गलत बताते हैं। अगर एफर्मेटिव एक्शंस गलत हैं तो फिर मेट्रो में महिलाओं के लिए दिया गया डब्बा भी गलत है। अगर एफर्मेटिव एक्शंस गलत हैं तो फिर रेलवेज में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी गलत हैं। एफर्मेटिव एक्शंस जरूरी हैं। ये प्रिवेंटिव एक्शंस हैं जहां पर एक कमजोर वर्ग को बचाया जाता है, उनको एक अतिरिक्त अपॉर्चुनिटी दी जाती है, किसी और की अपॉर्चुनिटी छीनी नहीं जा रही है। रिजर्वेशन हमेशा हमेशा रहना चाहिए, तब तक रहना चाहिए जब तक इस देश में से असमानता खत्म ना हो जाए। जिस दिन आप और मैं ये कह पाएंगे कि हां आज के समय में असमानता खत्म हो चुकी है, रिजर्वेशन अपने आप इररिलेवेंट हो जाएगा। आपके इस पूरी खबर के बारे में, इस पूरी घटना के बारे में क्या विचार है? कहीं अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा जरूर, और मैडम अगर सही है तो भी बताइएगा। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।